चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10 के ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है संसाधन। और ये जो संसाधन से जितने क्वेश्चन बनते हैं हम तो पहले पढ़ा दिए हैं इसके बारे में, लेकिन ये जिससे क्वेश्चन आंसर के रूप में है, जितना क्वेश्चन आंसर बनेगा वे सब हम इसमें बता देंगे। और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, सारा का जवाब इसमें है। अगर ये पीडीएफ के रूप में आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए और व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। चलिए तो हम इस में पढ़ते हैं। पहला क्या है कि संसाधन, और ये संसाधन के बारे में हम जानेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, संसाधन को कई भागों में बांटा गया है, भारत में संसाधन की क्या स्थिति है, इसी के बारे में हम लोग पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए ये संसाधन है और संसाधन को वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? वर्गीकरण। देखिए संसाधन का वर्गीकरण है। क्या है संसाधन का वर्गीकरण? संसाधनों का वर्गीकरण क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद समाप्यता के आधार पर, उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर। यह संसाधन का विकास, संसाधन का विकास के आधार पर वर्गीकरण किया। माने संसाधनों का कहने का मतलब यह है कि चार भागों में वर्गीकरण किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। हमने आपको बता दिया उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, उसके बाद फिर देखेंगे स्वामित्व के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन सब के बारे में एकदम बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए संसाधनों का विकास है। इसमें क्या है? संसाधनों का विकास। पहले संसाधनों का विकास, उसके बाद क्या है? संसाधनों का नियोजन, उसके बाद है भू संसाधन, उसके बाद भारत में भू संसाधन। आगे देखते हैं क्या क्या है। भारत में भू उपयोग प्रारूप इसका क्या है, माने इसका उपयोग के क्या क्या प्रारूप है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या है कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय के बारे में देखेंगे कि भूमि का कैसे निम्नीकरण है, भूमि के उससे कैसे बचाया जा सकता है, संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि मृदा। तो हम मृदा इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। अगर इसका भी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी में अपना कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिएगा और आपको ये भी पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में खास करके हम संसाधन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, संसाधन के ही बारे में हमको चर्चा करना है। ये मृदा का वर्गीकरण है, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल मृदा, ये सब मृदा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए संसाधन आ गया, हमको तो पढ़ना है संसाधन कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है। तो देखिए संसाधन, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है। हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हो, जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करती हो, वे क्या है? संसाधन कहलाता है। वो कैसे? जिसके बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है। जिसको बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो तकनीक का होना जरूरी है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है। माने ये संभाव्य है, माने संभावना किया जाता है कि मिलेगा, और सांस्कृतिक रूप से है, ये उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद है एक संसाधन, ये क्या कहलाते हैं? ये संसाधन कहलाते हैं। सीधा सा संसाधन का परिभाषा सुनिए ना हमसे। जो पर्यावरण में पाई जाती है वस्तुएं,
जो हमारी आंखों से दिखाई देती है और मानवीय आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा कर दे, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है संसाधनों का वर्गीकरण, माने अब संसाधन का भी फिर वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, इसका क्लासिफाई किया गया है। पहला है कि संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, उसके बाद आता है, दूसरा आता है समाप्यता के आधार पर, उसमें है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर, इस पर होता है व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर भी संभावित संसाधन होते हैं, और विकसित संसाधन जैसे भंडार, संचित कोष, उत्पत्ति के आधार पर, ये सारे चीज इसमें दिया हुआ। कोई भी चीज के लिए आपको खोजना इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। ये जो आपको वीडियो बनाया जा रहा है, ये चारों तरफ से इसको संग्रहित करके ये आपको दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले किसमें, जैव संसाधन। अब पूछेगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। क्या है कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। पूछेगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिसमें जीवन व्याप्त है, जिसमें क्या है, जीवन व्याप्त है, अर्थात उसमें जान है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, अब बताओ मनुष्य में जान है कि नहीं है, तो ये क्या है, जैव संसाधन है। वनस्पति है, जो हरा पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, उसमें जान है कि नहीं है, तो वो भी क्या है, जैव संसाधन है। और क्या है, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि, माने जो भी पशु है, मछली है, ये सारे क्या है। अरे कहने का मतलब एक शब्द में समझिए ना, जिसमें जान होता है, ये सब क्या है, जैव संसाधन तो है। उसके बाद देखते हैं अजैव संसाधन। क्या देखते हैं, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के क्या अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा चेला जी, तो देख लीजिए। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन। अरे जिसमें जान ना हो वे क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन। माने निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टाने हैं, धातुएं हैं, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। चलिए तो हम अभी और आगे देखते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद आ जाता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन। इसको कई भागों में बांटा गया है, इसको हम देखते हैं। हमने बताया कि ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो अब देखते हैं कि नवीकरणीय किसे कहते हैं और अनवीकरणीय किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। पहला है कि नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये तो किताब का परिभाषा हुआ। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया, पुनः उत्पादन किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है या वन्य जीवन, ये जितने चीज हैं ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एक बार फिर समझते हैं, नवीकरणीय संसाधन माने एक बार उपयोग करने के बाद उसका पुनः पूर्ति कर सकते हैं, वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश एक बार उपयोग करते हैं तो फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। जल है, जल क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, भाप बनता है, फिर उड़ता है, फिर बादल बनता है, फिर वहां पर वापस पानी आ जाता है, बन जाता है। वन भी उसी प्रकार से, अगर एक वन को काट देते हैं, दूसरा वन वहां पर लगा देते हैं, तो फिर वो भी क्या हो जाता है, संसाधन, फिर वह वन
उत्पन्न हो जाता है वहां। इस तरह यह भी क्या है, संसाधन है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये तो नवीकरणीय हुआ। अब देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे जैसे क्या है कि तेल है, कोयला है इत्यादि। तेल जैसे पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या है, इसको लाखों वर्ष लग जाता है बनने में। अगर एक बार इसका उपयोग कर लेते हैं और इसका भंडार समाप्त हो जाता है तो हम इसको पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, अजैव संसाधन है। क्या है, अजैव संसाधन है। मान लो कि कोयला का भंडार है और कोयला का भंडार एक बार हम लोग उपयोग कर लिए, खत्म कर दिए, तो क्या हम उसको पुनः पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोयला क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। बात समझ गए होंगे। चलिए आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो देखते हैं इसको कैसे कैसे बांटा गया है। इसमें है व्यक्तिगत संसाधन। स्वामित्व के आधार पर क्या बांटा गया है कि व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। ध्यान दीजिएगा, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। जैसे भूखंड, घरों, वो अन्य जायदाद। जैसे हम लोगों का अपना जमीन है, ये निजी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन। माने जिस वस्तु पर खुद व्यक्ति का अपना अधिकार हो, वे क्या कहलाएंगे? निजी संसाधन कहलाएंगे। ठीक ना, व्यक्तिगत संसाधन है क्योंकि उस पर हमारा खुद का अधिकार है। जैसे हम लोगों का भूखंड हुआ, माने हम लोग का खेत बाजार हुआ, उसके बाद हम लोग का घर है, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन तो है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। मालिक क्या होते हैं? निजी व्यक्ति होते हैं। अगर किसी चीज का वो अधिकार है मालिक का, तो वह मालिक क्या है? निजी व्यक्ति है। अब आते हैं सामुदायिक। दूसरा है कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या है कि जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होता है। जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। कह रहा है कि सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक का मतलब हुआ कि सभी लोगों का उस पर अधिकार होना चाहिए। वैसे संसाधन को कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, उसके बाद खेल का मैदान हुआ, चाहे पिकनिक स्थल है जहां हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। ये सब क्या है? सार्वजनिक चीजें तो है और उस पर सभी व्यक्ति को अधिकार रहता है। जिसका मन करता है वो खेलने जाता है, चाहे जिसका मन करता है पिकनिक में अपन लोग जाते हैं, तो पिकनिक में क्या क्या आप लोग मना देते हैं उधर, और तो बात है ये मैदान। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा देखेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं कि देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। ये तकनीकी तौर पर जितने संसाधन पाए जाते हैं देश के अंदर, वे सब किसके होते हैं? सभी संसाधन राष्ट्र के हाथ में होते हैं। और उसके बाद होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगला क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। और राष्ट्रीय संसाधन है, किसके अंतर्गत क्या क्या आता है
देखिए राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से, कौन सा तट माने समुद्र के तट, कौन सा तट, समुद्र तट माने अंतरराष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे माने खुले महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है इन संसाधनों का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना। अगर अंतरराष्ट्रीय संस्था जो बनी हुई है अगर वह सहमति नहीं देती है तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन सा है इसमें। अब देखिए आ गया विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन क्या क्या है, तो संभाव्य संसाधन पहला क्या है, संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, विद्यमान होते हैं माने पाए जाते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है। कहां अगर भारत के पश्चिम में चले जाएं तब पश्चिम भाग में भी जो पहाड़ी इलाके हैं उस इलाके में हम संभावना कर सकते हैं कि कुछ खनन करने पर कुछ खनिज मिल सकते हैं। उसके बाद चले जाइए, राजस्थान है, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा। एक क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव कि किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो वह है गुजरात। अगर ऑप्शन में गुजरात ना रहे, पवन ऊर्जा कभी कहेगा तो गुजरात ही होगा। अगर गुजरात ना हो तो आप लोग राजस्थान मारिएगा। क्या कीजिएगा, राजस्थान को टिक कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है विकसित संसाधन। क्या है, विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। अगर पूछेगा कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं तो कहिएगा जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। गुणवत्ता की, इसका क्वालिटी ठीक ठाक है कि नहीं, इसकी मात्रा कै किलो है, इसका वजन के बारे में कह रहा है, निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। एकदम आप लोग इसको पीडीएफ के रूप में ले लीजिएगा, आपको ये बहुत ही काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है भंडार। कौन सा संसाधन, भंडार संसाधन। ठीक है, देखते हैं भंडार संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, इसको प्रौद्योगिकी के रूप में हम लोग जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यही क्या है, भंडारण। अरे जो हम बांध धोंध बना करके जल को जो इकट्ठा करके रखते हैं वही तो है भंडारण। चाहे हम लोग को एफसीआई गोदाम का नाम सुने होंगे, गोदाम में बहुत सारा अनाज रख दिया जाता है, जो महामारी चाहे कुछ आपदा आ जाता है तो उस स्थिति में हम लोग अनाजों को वितरण करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है ज्वलनशील गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं हो पाया है। अब हम देखेंगे संचित कोष। संचित कोष क्या होता है, आपकी किताब में है,
ठीक है। उसके बाद है संचित कोष, वैसा संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है। संचित संसाधन भी क्या है, यह भी भंडारण का ही संसाधन है। संचित माने उसको रखना, सच के ना आदमी कहता है, लोग गांव घर में हम लोग सुने होंगे कि तने सोच के रखी है, आओ तरे पाहुन उनका के मीठा पानी देवे के बाद, तो उनके तो घर में जौन रहता दही मिठाई खा जाता रहे सब, आज पाहुन आवे वाला बने, तो सोच के रखना, ये सब रखा जाता है। तो वही तो है संचित, जो भंडारण है वही संचित है, दोनों का एक ही मतलब है। जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है, परंतु जिसका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया। माने हम तकनीक का उपयोग करके उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे बांधों में जल, अभी हमने बताया बांधों में जल, वन आदि ये संचित कोष के उदाहरण है। अब पढ़ेंगे हम संसाधनों का विकास के बारे में, देखते हैं किसके बारे में, संसाधनों का विकास। ठीक है, आखिर संसाधनों का विकास कैसे होता है, संसाधन का विकास कैसे हुआ। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर मानव धरती पर है, जीना चाहता है, तो उसके लिए संसाधन एकदम जरूरी है। संसाधन अगर नहीं होगा तो मानव बेकार है। बताइए, हमको अगर सोना भी है, अगर सोना चाहेंगे तो हमको क्या चाहिए, फर्नीचर चाहिए, चौकी बेंच जो भी है चाहिए ना जी, हमारी आवश्यकताओं की ये पूर्ति करता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। क्या कहते हैं कि यह संसाधन जो है ये प्रकृति द्वारा हमको उपहार के रूप में मिला है। कैसे मिला है, उपहार के रूप में मिला है, इसलिए मानव इसको उपहार की वस्तु समझ करके प्रकृति को अंधाधुंध कटाई करना स्टार्ट कर दिए हैं, और कटाई करने के फलस्वरूप इसका परिणाम हमको आज वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। असमय बारिश हो जाता है, असमय ठंड पड़ने लगता है, कभी ठंड पड़ता ही नहीं है, कभी तेज गर्मी होने लगती है। ये सब किसके कारण होती है, ये प्रकृति के कारण तो होती है। देखिए, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास करते हैं। कुछ व्यक्ति लालची होते हैं, कुछ व्यक्ति लालची होते हैं और अपने लालच के कारण वह क्या करते हैं, प्रकृति को विनाश करना स्टार्ट कर देते हैं। जंगल को कटाई कर देंगे, वहां पर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, और पुनः उस जगह पर पूरा वन नहीं लगाते हैं, पुनः वन नहीं लगाते हैं, बस उसको काटे और काटने से ही मतलब रहता है। देखते हैं आगे। उसके बाद है समाज के कुछ ही लोग के हाथों में संसाधनों का संचय, जिसमें समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बंट जाना। यह भी कारण है कि कुछ हिस्सा जो है अमीर लोगों को ही हाथों में दे दिया गया है और कुछ हिस्सा गरीब लोगों के हाथों में दे दिया गया है। तो जो गरीब है तो वो क्या करेगा, उसको तो काटेगा, क्योंकि उसको आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, तो वो भी काटना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो ये सब क्या है, कारण है। उसके बाद है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक परिस्थिति संकट को पैदा किया है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हो रहा है। यह क्या हो रहा है, देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने, जिस तरह से हम लोग अंधाधुंध संसाधनों का क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, यह क्या है, वैश्विक परिस्थिति माने विश्व स्तर पर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर दिया है। जैसे में देखिए, भूमंडलीय तापमान जो भूमि का तापमान है, इसके कारण बढ़ जा रहा है, जो हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। उसके बाद है ओजोन परत अवक्षय, ओजोन परत में छेद होने का संभावना है, कहीं कहीं ऐसा सुना जाता है कि ओजोन परत में छेद हो गया है।
उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, माने भूमि काफी छोटा होता जा रहा है, बंजर होते जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अगर न्याय संगत रूप से हम अगर बंटवारा नहीं कर पाते हैं संसाधनों का, तो यह भी हमारे लिए समस्या बन जाएगा। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अगर पक्षपात करेंगे संसाधन बांटने में तो यह हमारे लिए समस्या हो जाएगा। इसलिए न्याय संगत भी संसाधनों का बंटवारा करना चाहिए। उसके बाद है, देखिए, संसाधनों को सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यक है। माने हमको लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार विकास करने की आवश्यकता है। उसके बाद है, सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करे। क्या कर रहा है? उपेक्षा। एक होता है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना, तो एक तरह की उपेक्षा न करे, मतलब कि तिरस्कार न करे, उसको माने। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, माने पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, विकास के प्रक्रिया को देखते हुए और आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं का उपयोग, उसका उपेक्षा न करें। माने आने वाली भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखना है, उसको छोड़ करके आप नहीं जा सकते हैं। अगर हम संसाधन को सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी क्या करेगी, कैसे उपयोग कर पाएगी, कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगा। इसलिए भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके भी उपयोग किया जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद है संसाधन नियोजन। क्या है? संसाधन नियोजन है कि संसाधन का हम लोग नियोजन किस प्रकार करेंगे। संसाधन नियोजन के बारे में देख लेते हैं कि संसाधन का नियोजन कैसे होता है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। संसाधन नियोजन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इस जटिल प्रक्रिया को सॉल्व करने के लिए हमको एकदम स्टेप बाय स्टेप, यानी एक सीढ़ी के बाद दूसरे सीढ़ी पर हमको चढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के इसको हम नियोजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या है? पहला है इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। हम देश के सभी विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, प्रदेशों में जाएंगे और वहां पर संसाधनों को पहचान करेंगे कि कौन से संसाधन है, ये संसाधन किस उपयोग हो, कहाँ उपयोग होगा, किस काम में आएगा। इस सारे चीजों को पहचान करके एक तालिका बना लेंगे। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण की जरूरत होती है, उसके बाद मानवीय चित्र बनाना पड़ता है, उसके बाद संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक, उसका गुण कैसा है, उसका मात्रा कैसा है, ये सारे चीजों का अनुमान लगाना पड़ता है। उसके बाद दूसरा का है ख नंबर है, ख क्या है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है ग नंबर है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करे, माने किसी प्रकार का द्वेष ना हो, एक दूसरे से मिलजुल करके काम करे, तब जाकर के इसका नियोजन किया जा सकता है। उसके बाद आता है
भू संसाधन क्या आता है? भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हमारी भूमि भी क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। देखिए प्राकृतिक वनस्पति, ये प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, ये सारे चीज कहाँ होते हैं? ये सब तो सब पृथ्वी पर ही होते हैं। आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं ये भूमि पर ही आधारित होते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? भूमि पर तो आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भूमि क्या है चला जी? भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन